5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये वो अमाउंट है जो सिंगापुर की कंपनीज दावा कर रही हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाली हैं। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट्स तब सामने आ रहे हैं जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की विजिट करी और वहां के इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट भी स्टेबल है और इकोनॉमी भी स्टेबल है, इसलिए उन्हें इन्वेस्टमेंट में इंडिया को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और इसी के साथ ये 5 लाख करोड़ का फिगर सामने आता है। यहाँ पर ये भी बातें मेंशन की गई कि किस तरह से इंडिया पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में 17% के करीब का कंट्रीब्यूशन रखता है और आगे आने वाले कुछ वक्त में कुछ बड़े सेक्टर्स जैसे कि फिनटेक, स्पेस स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है। गवर्नमेंट ने अपना जो मेजर फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखा हुआ है, फिर चाहे वो रेलवेज हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, इसमें भी हमने तेजी से बढ़त होने की बात कही है। यहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इंडिया के अंदर एक लार्ज टैलेंट पूल है जो कि अब बहुत ज्यादा स्किल्ड भी है और वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी रह सकता है सिंगापुर की बिजनेसेस और उनकी कंपनीज के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि अब इंडिया में जो अवसर है वो पहले कभी नहीं थे और आगे आने वाले वक्त में इस अवसर को चूका नहीं जा सकता है। इसीलिए सिंगापुर की जो कंपनीज हैं वो सीरियसली इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं। लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि सिंगापुर के लिए भारत इतना जरूरी क्यों है और भारत के लिए सिंगापुर इतना जरूरी क्यों हो जाता है। दोस्तों, अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर आसियान नेशंस में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। आपको पता होगा आसियान नेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन में मौजूद हैं और यहाँ पर सिंगापुर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एफडीआई की बात करें तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई सिंगापुर ही है। फिर वो सिंगापुर की गवर्नमेंट हो या फिर वहां के बिजनेसेस हो, वो हेविली इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर ही इंडिया के अंदर एफडीआई के मामले में सिंगापुर की तरफ से ऑलमोस्ट $12 बिलियन के करीब का अमाउंट इन्वेस्ट किया गया और ये तो कुछ भी नहीं है। इसके पिछले फिस्कल ईयर में ये अमाउंट $17 बिलियन से ज्यादा का था। हाल फिलहाल में इंडियन मार्केट्स को वैल्यूएशन के तौर पे बहुत ही ज्यादा कॉशियस तरीके से देखा जा रहा है। इस वजह से भी जो एफडीआई है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि ये जो एफडीआई है इसमें भी बढ़त आएगी और इंडिया और सिंगापुर के जो रिलेशंस हैं ये भी बेहतर हो सकेंगे। सिंगापुर को इंडिया के अंदर एक लार्जेस्ट टैलेंट पूल दिखता है जो कि अभी तक अनटैप्ड है, जिसको टैप करने की कवायद सिंगापुर कर सकता है। और इसी ही के तहत पिछले 2 सालों के अंदर नोटिस किया गया है कि बहुत सारी वो कंपनीज जो इंडिया से तो बिलोंग करती हैं लेकिन इंडिया से बाहर उन्होंने सिंगापुर में अपने एस्टैब्लिशमेंट्स किए थे, अपने हेडक्वार्टर्स बनाए थे, वो अब तेजी से इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन्वेस्ट इंडिया करके एक फोरम भी डेवलप किया जा रहा है जो कि इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज वाराणसी में एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी गढ़ भी माना जाता है। इसके तहत वाराणसी को भी ग्लोबल पहचान मिलेगी और साथ ही में इंडिया के अंदर भी सिंगापुर की तरफ से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स होने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडिया और सिंगापुर के बीच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कोलैबोरेशंस हो सकते हैं क्योंकि सिंगापुर के अंदर अकेले दुनिया की टॉप 15 सेमीकंडक्टर कंपनीज में से 9 के करीब एस्टैब्लिश्ड हैं। जी हाँ, 15 में से 9 के करीब कंपनीज जो इसके सेमीकंडक्टर के वर्ल्ड में टॉप में आती हैं वो सिंगापुर के अंदर मौजूद हैं और इनका कोलैबोरेशन इंडियन कंपनीज के साथ भी हो सकता है। सिंगापुर के अंदर ये जो सेमीकंडक्टर की बहार है साल 1960 से लेकर साल 1970 के दशक में तभी आ गई थी जब बहुत सारी मेजर अमेरिकन कंपनीज ने एशिया का रुख किया और सिंगापुर के अंदर अपने बेसिस को एस्टैब्लिश किया। इसके तहत सिंगापुर को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला और आज सिंगापुर का भी कायाकल्प हो चुका है। 1960 के दशक में जब सिंगापुर के अंदर अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीज एस्टैब्लिश हो रही थी तो उस वक्त सिंगापुर की सरकार ने भी इस अपॉर्चुनिटी को समझा और 374 हेक्टेयर के करीब की जमीन अपने इस प्रोजेक्ट को अलॉट करी थी। साथ ही में सिंगापुर के अंदर एक लार्ज पूल ऑफ टैलेंट मौजूद था जो कि बहुत ही ज्यादा स्किल्ड भी था लेकिन बहुत ही ज्यादा चीप भी था, जिसका फायदा अमेरिकन चिप मेकर्स ने उठाया और कुछ इसी ही तर्ज में आगे आने वाले वक्त में भारत भी इसका फायदा उठा सकता है क्योंकि भारत की जो एक बड़ी आबादी है वो यंग पॉपुलेशन है। 40% से भी ज़्यादा की हमारी आबादी बहुत ही ज़्यादा यंग है और वो कुछ अलग करने की राह पर चल सकती है। इसी के चलते सिंगापुर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हो सकती हैं और इंडियन टैलेंट पूल का फ़ायदा उठा सकती हैं। इसके तहत इंडिया के अंदर रोजगार की संभावना भी
तेजी से बढ़ सकती है। दोस्तों, सिंगापुर के अंदर अभी भी ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हेवीली इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि वहां पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। साल 2022 के अंदर ताइवान की यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर कंपनी ने $5 बिलियन के करीब का इन्वेस्टमेंट किया, ताकि साल 2024 के अंदर प्रोडक्शन शुरू की जा सके। साल 2023 के अंदर ग्लोबल फाउंड्रीज ने अपने फैब प्लांट के लिए $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स किए। वहीं जून 2024 के अंदर एक जॉइंट वेंचर जो कि NXP सेमीकंडक्टर और वैंगॉर्ड इंटरनेशनल के बीच में हुआ है, उसने $7.8 बिलियन के करीब के इन्वेस्टमेंट्स की बात कही है, ताकि साल 2027 तक प्रोडक्शन स्टार्ट किए जा सके। इससे सिंगापुर को बहुत अच्छा एज तो मिलता है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज अभी भी सिंगापुर की टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के पास मौजूद है। वो ये है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो लार्ज चिप मेकिंग में तो मौजूद है, लेकिन जो स्मॉल चिप मेकिंग है जैसे कि 7 नैनोमीटर की, उसके लिए इन्हें ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा टेक कंप्लायंस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अभी वो दूसरी कंट्रीज पर रिलाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड या फिर इंडिया, और इंडिया को यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर सिंगापुर के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे रहते हैं और आगे आने वाले वक्त में सिंगापुर के बिजनेस इंडियन मार्केट पे रिलाई करते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि गोल्डी लॉक जोन में आती हैं। गोल्डी लॉक जोन का मतलब कि यहाँ पर भरपूर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। इंडिया के अंदर टाटा ने ऑलरेडी अपने सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत कर दी है। अडानी ग्रुप भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कुछ बड़े कोलैबोरेशंस कर रहा है, यानी कि इंडियन कंपनीज सेमीकंडक्टर को लेकर काफी एक्टिव है। वहीं पर इंडिया की जो सरकार है उसने भी बहुत सारे इंसेंटिव्स देने की बात कही है, जिसके चलते ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज इंडिया का रुख कर सकती हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज है जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है और चाइना इससे डिप्राइव होता जा रहा है, वो है लार्ज और यंग टैलेंट पूल, जो कि इस वक्त दुनिया की कई कंट्रीज के पास नहीं मौजूद है। आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग देशों में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है काफी यंग है और रोबस्ट है, जिसे रोजगार की भी जरूरत है। इसी के साथ इंडिया का जो लैंड एरिया है ये भी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, जहां पर अलग अलग राज्य सरकारें भी टेक कंपनीज को भारी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि उनके राज्य में आकर ये कंपनीज अपने प्लांट्स को सेटअप कर सकें। इससे उस राज्य के लोगों को भी फायदा मिलेगा और रोजगार की सुविधाएं भी मुहैया हो पाएंगी। दोस्तों, सिंगापुर को इंडिया से और बड़े फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भी सिंगापुर की तरफ अपॉर्चुनिटी की नजरों से देखते हैं। हाल ही में RBI ने करेंसी फॉरेक्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि इस सेक्टर में जो ट्रेडिंग हो रही है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ताकि जो वॉलेटिलिटी है करेंसी की इसका लोग फायदा ना उठा सकें। और यही एक बड़ा रीजन है कि बहुत सारे जो फॉरेक्स करेंसी ट्रेडर्स थे वो सिंगापुर को पकड़ चुके हैं। पिछले 1 साल के अंदर सिंगापुर के मार्केट में इस सेक्टर में 400% की बढ़त आई है, जिसमें हेविली इंडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। 2,68,000 से भी ज्यादा जो फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सिंगापुर में आए हैं, जिसकी वजह से जो इसकी वैल्यू है ये $6.5 बिलियन से ज्यादा की रह रही है। इस वजह से भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, वो सिंगापुर को उम्मीद की नजरों से देखते हैं। और सिंगापुर की कंपनीज के पास भी अब नए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, चाहे वो इंडियन रीजन हो या फिर मिडिल ईस्ट रीजन हो। आपको बता दें कि सिंगापुर का जो ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट रहा है ये आसियान देशों के साथ रहा है या फिर चाइना के साथ रहा है। और हाल फिलहाल में सिंगापुर की जो कंट्रीज हैं वो भी बियॉन्ड एशियान और बियॉन्ड चाइना सोचना चाहती हैं, जिसके चलते HSBC ग्रुप और अदर बैंक्स ने भी मदद करी है इन कंपनीज की, ताकि वो अपने बेसिस को सिंगापुर से हटाकर मिडिल ईस्ट और इंडियन रीजन में एस्टैब्लिश कर सकें। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं बाजार और क्रेयॉन। इन कंपनीज ने HSBC ग्रुप की मदद से मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया के अंदर अपनी एक्सपेंशंस बड़े आराम से किए हैं, जिसका इन्हें फायदा भी मिल रहा है। और इनकी नकल अब बाकी की रीजनल कंपनीज भी कर सकती हैं कि सिंगापुर और इंडिया का जो ट्रेड है साल 2023 के अंदर 18% से ज्यादा बढ़ चुका है। ये $36 बिलियन से ज्यादा का रह रहा है। सिंगापुर इंडिया का 8वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि हमारे ट्रेडिंग वॉल्यूम का 3.1% के करीब का अकोमोडेशन रखता है। और इसीलिए उम्मीद जताई जाती है कि इसमें अभी वॉल्यूम टर्म्स में भी काफी बढ़त हो सकती है, जिसका फायदा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के बिजनेसेस को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया है। सिंगापुर के अंदर अगर हम सेमीकंडक्टर मार्केट की ही वर्ड की बात करें तो दुनिया का 11% के करीब का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है ये अकेले सिंगापुर से आता है। और वहीं पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के मामले में सिंगापुर की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा की है।
अगर हम इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडिया ने हाल फिलहाल में $10 बिलियन से भी ज़्यादा के इनिशिएटिव्स रखे हैं ताकि आगे चलकर सेमीकंडक्टर मार्केट का जो फायदा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को ज़्यादा मिल सके। यही माना जा रहा है कि जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है साल 2026 तक $63 बिलियन तक रीच कर सकता है और इसमें इंडिया भी अपनी एक बड़ी पकड़ बना सकता है। इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है ये भी रोबस्ट है, बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल में मासिव रैलीज भी देखी गई हैं जिस पर बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने खेद जताया है कि किस तरह से उन्होंने इंडिया में होने वाली रैली को मिस किया। लेकिन सिंगापुर उन देशों में है जिसने अपनी मासिव FDI इन्वेस्टमेंट से इंडिया की इस रैली का फायदा उठाया है। साल 2023 के अंदर ही $12 बिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स सिंगापुर से आए, जो कि ना सिर्फ सिंगापुर की कंपनीज ने किया बल्कि सिंगापुर की गवर्नमेंट भी इंडिया के अंदर जो असेट्स हैं उनमें अपने स्टेक्स लेती है, जबकि ये काफी कम रहा उसके पिछले फिस्कल ईयर साल 2022 के मुकाबले। साल 2022 में $17 बिलियन से भी ज्यादा की जो FDI है ये सिंगापुर की तरफ से आई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिंगापुर इंडियन मार्केट पे कितना ज्यादा भरोसा करता है। यही रीजन है कि जो राउंड टेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के अंदर हेल्ड करी थी, जहां पर सिंगापुर के बड़े बड़े बिजनेसेस और उनके लीडर्स मौजूद थे, वहां पर सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कैम किंग योंग भी मौजूद थे, सिंगापुर के होम मिनिस्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने इंडिया को भरोसा जताया है कि आगे आने वाले वक्त में सिंगापुर इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनेगा और आगे आने वाले वक्त में सिंगापुर की सरकार भी इंडिया के अंदर बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है। जहां पर कुछ कदम सिंगापुर की तरफ से चले गए हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, वहीं पर भारत की तरफ से भी कुछ बड़े कदम चले गए हैं। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश की RBI है, उसने रूल्स को बहुत ही ज्यादा ईज कर दिया है ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। जैसे कि ऑफशोर फंड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर अब कुछ एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं जो कि केमन आइलैंड जैसे देशों के साथ ना होकर सिंगापुर जैसे देशों के साथ हैं, और इसके चलते इन्वेस्टर्स को भी फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी को भी ओवरऑल बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत सरकार ने OPI में भी काफी ढील दी हुई है। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जहां पर हमारे देश की जो कंपनीज है वो 10% के करीब के अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ओवरसीज फंड्स में कर सकती हैं, जो कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इन कंपनीज के पास भी इंसेंटिव है कि वो इंडिया में रहकर ही बाकी के जो हेज फंड्स हैं वहां पर इन्वेस्ट कर सकें, और भारत सरकार को भी इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। और इसका एक जो मेजर बेनिफिशियरी है वो सिंगापुर जैसे देशों को ही माना जा रहा है। और इस तरह की जो कॉर्पोरेट डील है वो कहीं ना कहीं इंडियन बिजनेसेस को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करती है। इंडियन बिजनेसेस इंडिया के अंदर रहकर ही अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि बाहर के जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंगापुर और इंडिया की ये जो दोस्ती है ये आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इंडिया के विकसित भारत साल 2047 के विजन में। क्या आपको लगता है कि सिंगापुर का जो साथ है वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट और इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है? आप अपनी राय कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इस तरह की इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज़ेस हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।